बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन ईद तजदीद में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ और मैं हूँ आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, ईद के रंग महफूज जिंदगी के संग इस बार घर पर कोशिश करें कि ईद मनाएं और सिटी 42 की खुसूसी ट्रांसमिशन से दिल बहलाएं। जी बिल्कुल, हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन आज ईद के दूसरे रोज भी दिन भर जारी रहेगी और जहां पर शहर की जानी मानी शख्सियात से आपकी हम मुलाकात कराएंगे, वहीं सिटी 42 की अपनी जानी मानी शख्सियात जिनको आप स्क्रीन पर हर लम्हा काम ही काम करते देखते हैं, तो उनकी लाइफ किस तरह से है, कुछ ईद के स्पेशल लम्हात वो किस तरह से गुजारते हैं। आज दिन भर आपकी मेहमानों से मुलाकात कराते रहेंगे और घर में आपकी ईद को बनाएंगे कुछ खुशगवार भी और महफूज ईद भी। बिल्कुल जी, तो सबसे पहले आगाज हमने सोचा क्यों ना सिटी फैमिली से किया जाए। तो सिटी फैमिली का हिस्सा सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगा कज़ाफी भट्ट, हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब असम्बली भी ये कवर करते हैं और बड़ी हम सबकी फेवरेट जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये कवर करते हैं। कज़ाफी साहब बहुत शुक्रिया। आपसे भी जानेंगे ईद आपकी कैसी गुजर रही है और वैसे उम्मूमन कैसे गुजरती थी, इस दफा क्या डिफरेंट। लेकिन बिल्कुल आमिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिनको आपने देखा भी है बहुत ज्यादा स्क्रीन पर काम करते हुए भी, हमारे सीनियर रिपोर्टर भी हैं, असाइनमेंट एडिटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। एंकर भी हैं, जहाँ जहाँ पर एंकरिंग के प्राइस सर अंजाम दे रहे थे वहाँ पे एंकरिंग भी करते हैं। और उनके साथ इरफान मलिक साहब मौजूद हैं, हमारे इरफान मलिक साहब बिल्कुल सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक इरफान। बहुत बहुत आपको भी ईद मुबारक। जी तो नाज़रीन, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू तो करने ही वाले हैं, साथ ही साथ कुछ इनके बारे में भी हमने जानना है ये कैसे अपनी स्पेशल ईद को मजीद स्पेशल बनाते हैं। लेकिन स्पेशल कम ही रखती है क्योंकि इन सबकी ईद हमारी तरह यहाँ पर स्टूडियो में गुजर जाती है। यकीनन हमारे साथ तो यही होता है कि इवन कि हमने कोरोना के दिनों में भी देखा जी, कोरोना में ना दफ्तर में लोड नहीं है, घरों से काम करें, वर्क फ्रॉम होम होगा, लेकिन हमें उधर जो नोटिफिकेशन आता था उसमें नाम लिखा होता था जो मीडिया पर्सन है वो जाए जी दफ्तर जाए, वो उनको कोई नहीं रोकेगा। साहब इस दफा की जो ईद है वो पहले ईद से कैसे मुख्तलिफ है? सबसे पहले तो ये बता अली, हमारी ईद जो है वो कोई भी मुख्तलिफ नहीं है। पहले भी ड्यूटी, आप भी ड्यूटी, आगे भी ड्यूटी दिया। पहले दिन भी ड्यूटी की, आज दूसरे दिन भी ड्यूटी है। अभी मोबाइल मैंने रख दिया, नहीं तो मैं अभी कोई ना कोई खबर देख रहा था, वो चल रहे थे साथ साथ आप शेयर कर रहे थे। एग्जैक्टली, तो वो ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। ईद जो है वो ऐसी गुजर जाती है। ख्वाहिश रही है कि ईद पर जो है वो फैमिली के साथ, बच्चों के साथ कोई नमाज पढ़ ली जाए, लेकिन ये ज़्यादा जिम्मेदारी अहम है क्योंकि आवाम तक हमने हर लम्हा की चीज़ें पहुंचानी होती हैं, खबरें पहुंचानी होती है। ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी वो भी है, लेकिन मेरा ख्याल है ये ज़्यादा ज़रूरी है। बट साहब आप फिक्र ना करें, आपकी ईद यहाँ पे हम इतनी स्पेशल बना देंगे कि आप घर वाली ईद ऑब्वियसली वो तो कल आप घर में मनाएंगे लेकिन थोड़ी कम मिस करेंगे। कल भी मैं ड्यूटी पर हूँ यानी फिर आपने सही कहा, काम काम सिर्फ काम। आमिर भाई, दिन का आगाज ईद का स्पेशल दिन होता है, किस तरह से करते हैं? अच्छा, मेरा जरा व्हाट्सएप से मुख्तलिफ है। मैंने जिंदगी में कभी ईद पर दफ्तर में काम नहीं किया। वाह कमाल। वो चाहे ईद उल अज़हा हो, कैसे जाती है आपको, चाहे ईद उल फितर हो। ये फेवरेटिज्म तो आमिर में फेवरेटिज्म तो नहीं चल रहा है, ये नहीं फेवरेटिज्म नहीं है। देखिए मेरी बिग स्पोर्ट्स पर सबकी पॉलिटिकल लोग जो हैं वो नमाजें ईद पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते हैं। फिर वो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी कवरेज भी चाहते हैं, वो 2 दिन पहले भेज देते हैं। ऐसे स्पोर्ट्स वाले भी पढ़ लेते हैं नमाज? हाँ पढ़ लेते हैं, जनाजा हो तो ईद कम पढ़ते हैं, सोए रहते हैं लोग। अभी पिछले दिनों जब जिम्बाब्वे से टीम आई वापस, तो उनका भी वो कोई सोने में ज्यादा वक्त गुजारा मेरी बात। तो मेरा असाइनमेंट पे है, तो मुझे ये मौका जिंदगी में हमेशा मिलता रहा कि मैं ईद की जो दिन है वो घर पे गुजारूं। दूसरे दिन हाँ आज का दिन जो है वो मैं ड्यूटी पर हूँ और ड्यूटी पर आया हूँ, काम है वो करेंगे, लेकिन ईद में सेलिब्रेट करता हूँ और पूरे तरीके से करता हूँ। और सुबह उठकर अपनी बेगम का चेहरा देखकर ईद में माशाअल्लाह, क्या तो चांद रात ईद खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। बिल्कुल होती है, और उसकी भी होती है, मेरी भी होती है। अच्छा मुझे बताएं, जो शादीशुदा, ये दोनों शादीशुदा मेरे साथ बैठाए हुए आपने, एक तो ये बताएं जब ये सुबह उठते तो पहला चेहरा किसका देखते? मुझे नहीं पता, मैं तो पहला चेहरा अपनी बेगम को देखता हूँ, कहना उठ जा। आप भी ये बता दें कि ऑब्वियसली जब उठते हैं सबसे पहले किसका चेहरा देखते हैं, लेकिन ये भी बताइएगा कि कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो कि हमेशा ईद का पहला रोज है घर पे। आपकी बात वो जो थी वो उसको मैं सेकंड करूंगा कि इसमें फेवरेटिज्म जो है वो है ना, इसमें बिल्कुल होता है। आप देखें कि हम लोग पहले दिन भी ईद की ड्यूटी के ऊपर हैं, दूसरे दिन भी ईद की ड्यूटी पे हैं, और
ये यहाँ पे ये हालात हैं कि आज तक इनकी जिंदगी में कोई ऐसा दिन नहीं आया और 10-11 साल हो गए 26 साल हुए जी मुझे सिटी न्यूज नेटवर्क के साथ, सिटी न्यूज नेटवर्क के साथ। तो इसमें अभी तक देखें एक दिन भी इन्होंने ईद का जो नहीं, तो इसमें यानी दाल में कुछ काला है बिल्कुल आमिर भाई। पूरी दाल, यहाँ पे तो पूरी दाल काली है। उसका मैं भी बताता हूँ, बट साहब के कपड़े भी काले। ये मैं आपको बताता हूँ, जो ईद डे पे ड्यूटी करता है उसको डबल छुट्टियां मिलती हैं। अब ये भी एक साइंस है, इनके ड्यूटी पे मौजूद होने का राज आपने बता दिया। और सुबह को आपने ईद की नमाज करानी है, उसकी 2 खबरें फाइल करनी है, 3, और उसके बाद आप अपनी ईद मनाते हैं। सही। लेकिन ये वो बातें हैं जो हमारी इंटरनल चलनी चाहिए। ये कैमरे की चल। अच्छा, वैसे जिनको नहीं भी पता था ना कि जो ईद पे आएगा उसको 2 छुट्टियां मिलेंगी, बाद में वो पता चल गया वैसे, लेकिन ये भी बातों की हद तक अच्छा लगता है। ये जब अमली तौर पर हम करने आए ना, तो फिर वो सुनने को कुछ और ही मिलता है कि जी बंदे कम है तो आप जरा आ जाए। देखिए मेरे साथ तो हाथ हुआ है, पूरा हाथ हुआ है। मुझे कहा गया जी 3 दिन आप छुट्टी करें, मंडे का ज्वाइन करें। मैं कहा वेरी गुड। मैं कहा इस दफा मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा यार जिंदगी में पहली दफा होगा मैं 3 छुट्टियां एंजॉय करूंगा, ईद की नमाज पढ़ूंगा, नाश्ता भी जो है वो वाकई बट्टों वाला करूंगा इस दफा। पूरा प्लान। नाश्ता दोस्तों पहले छोड़ो, प्लान अगली का सर। बट साहब नाश्ता दोस्तों बट्टा वाला नाश्ता। हाँ, बट नाश्ता सर चाय खाए होंगे। एग्जैक्टली घर के बने हुए पाए, साथ गर्मा गर्म चाय और तिल लगा कुलचा। जबरदस्त। अब प्लान खराब कैसे हुआ? ये प्लान खराब हुआ है, असाइनमेंट रिटर्न हाथ करा गया। नहीं हाजी साहब होते तो मैं शायद कोई जोरा जोरी कर लेता। हाजी साहब के साथ जोरा जोरी कर लेते हैं। ये कोई ज्यादा तगड़ा इंसान नहीं, तगड़ा इंसान नहीं था वो, बेचारा शरीफ आदमी है वो। लेकिन जो तगड़ा इंसान है ना, उसी ने 3 ड्यूटियां लगा हमारे सीओ साहब। ठीक है ना सर, फिर बनता है, कोई बात नहीं। फिर तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा काम कह सकते ना। अभी अली आरफ कह रहे थे कि ईद होती है, वो फोन आ जाता, आ जाओ जी तुम्हारी जरूरत है। हुन कहना जी बिल्कुल ठीक है। नेकी कमाए ये भी नेकी है। खैर ये काम की बातें तो चलती रहेंगी। कुछ चलिए मेरे ख्याल से इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जान लेते हैं। इरफान आपसे आगाज कर लेते हैं, शादी के बाद की ईद ज्यादा एंजॉय करते हैं कि शादी के पहले वाली? ये तो बहुत आसान जवाब है, लेकिन ध्यान से। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। शादी के बाद की ईदें जो हैं वो आपकी ज्यादा खूबसूरत गुजरती है एक फैमिली के साथ। फिर उसके साथ आपके बच्चे जब ऐड हो जाते हैं बीच में, तो वो तो ईद का जो है वो लुत्फ ही दुबाला हो जाता है। आप कहते हैं कि वो हर रोज ईद आपको लगती है, हर रोज आपका जो है वो सेलिब्रेशन का दिन होता है। जब आपकी जिंदगी में जो आपका लाइफ पार्टनर आ जाए, आपके बच्चे आ जाएं, तो उसके बाद वाकई जो लोग कहते हैं ना कि शायद हम शादी से पहले बड़े हैप्पी थे, ये सारी बातें ही होती हैं। असल जिंदगी आपकी स्टार्टअप जो है वो आपका है ही शादी के बाद। तो ये इसमें ये कहना कि जो पहले की भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं गौर से सुन रहे हैं कि मतलब ठीक है, सही कह रहे हैं आप। बाद में तो कुछ और मुझे कहते हैं। बिल्कुल, मैं इरफान की बात की तईद करता हूँ। जब तक कैमरा ऑन है मैं इसकी जाहिर है कि सबने घर पे जाना है, अब यही तो बैठे रहना है। ये तो कुछ देर का प्रोग्राम है, उसके बाद जाना तो घर पे ही है। तो आपने तो तायद कर दी, आप बताएं जी। देखिए अली, दोनों का अपना मजा है। शादी से पहले और शादी के बाद दोनों ईदों का अपना मजा है। पहले को फिक्र कोई नहीं होता था और इस तरह की भाग दौड़ भी कोई नहीं होती थी, यानी कि आप बड़े रिलैक्स रहते थे, अखबारात होते थे, उसके अंदर कोई इस तरह की भाग दौड़ नहीं होती। शादी के बाद ब्रॉडकास्ट मीडिया ना ईद ज्यादा देनी पड़ती है, मुझे लगता है सबको। ईद इस दफा मुझे ज्यादा देनी पड़ी है। उसकी क्या खास वजह? बस है ही, पता नहीं क्या जेन में आया, मैंने निकाल के फटाफट सबको दीदी, घर में दी। मैंने कहा ये भी बट साहब को पता ना, जिनकी वो बीट कवर करते हैं महंगाई बहुत होती है। महंगाई होती तो मैं देता ही ना ईद। हर साल मैं नहीं देता। ये असर होता है कि पीटीआई की वो अगर बीट कर रहे हैं तो उसको असर भी नहीं आती, नजर ही नहीं आती ना। रियासत मदीना से हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतना कुछ लेके आए, तो उसमें से वो आवाम को मिला, उसमें से मैंने भी कुछ चावल मिले आपको। देखो ना, आप प्राइम मिनिस्टर आप ऐसे ना करें, आप प्राइम मिनिस्टर को मिली। अली आप तो रमजान बाजारों में कवर करते रहे हैं, तो लोगों ने जर्दा कहाँ से बना लेना। खैर आयशा हमें ब्रेक का कह रही है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।
नाज़रीन, सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन ईद तजीद में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ सिटी फैमिली के स्पेशल लोग मौजूद हैं, तो जो काम और सिर्फ काम करते हैं। भट्ट साहब ने कहा है कि जी हमसे तो ईद के दिन भी काम कराया जा रहा है। आमिर भाई से हम पूछेंगे। अली, प्रोफेशनल जेलिसी हर जगह पर होती है। आमिर भाई, आप असाइनमेंट एडिटर हैं, सबकी ड्यूटीज लगाते हैं, कभी आपको महसूस हुआ है कि फलां रिपोर्टर, ये इरफान साहब की बात कर लेते हैं, वो रिपोर्टर ही नहीं है जिसमें जेलिसी नहीं है। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, रिपोर्टर, बीट रिपोर्टर वो है जो अपनी बीट को अपने बच्चे की तरह समझता है। वो दूसरे के हाथ में देना नहीं चाहता अपना बच्चा। अगर खबर आती है, अब ये भट्ट साहब बैठे हैं, अब मैं क्या बताऊं कि भट्ट साहब जो फिर लैंग्वेज यूज करते हैं, और जाहिद चौधरी हमारे हरदल अजीज रिपोर्टर हैं, वो कौन सी इरफान मलिक हंसेगा। आपको ऐसे लगता है जैसे किसी ने आपकी जान लड़ाई हो जाती है। ये लगता है, मैं क्योंकि बीट रिपोर्टर रहा हूँ, तो बीट में से जब आती है तो फिर सीधा जो गिला आता है, शिकवा आता है, वो असाइनमेंट वालों पे आता है। कुछ दिन इरफान मलिक साहब इस रमजान में असाइनमेंट पे रहे हैं, इनको भी फोन आते रहे, और भट्ट साहब तो खुद इस बात के गवाह है कि कोई दूसरा खबर दे तो फिर होता है कि ये मेरी बीट से खबर दे के कैसे अच्छा, मुझे लग रहा था कि ये लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, जेलसी तो लड़कियों में होती है बस। इरफान साहब, कभी लड़कियों में जेलसी होती है? जैसे अभी देखो ना, आयशा ने आज अच्छा सूट पहना था तो आपको जेलसी हो सकती है। नहीं, मुझे आयशा अच्छी लग रही है, आज खुशी हो रही है। नहीं होती है, ये इनकी होती है कि काम के हवाले से जेलसी। भट्ट साहब बेहतर बता सकते हैं कि जेलसी की फीलिंग्स क्या होती है। अच्छा, भट्ट साहब की बार-बार आपका नाम क्यों ले रही है जेलसी? नहीं, वो सही कह रहे हैं। देखिए, अगर प्रोफेशनल के अंदर ये जेलसी ना हो तो कोई भी रिपोर्टर जो है वो खबर के पीछे नहीं भागेगा। वो कहेगा अच्छा यार चल ठीक है, उन्हें देती कोई गल नहीं, देखी जाएगी, चल फिर दे देगा। लेकिन अच्छा रिपोर्टर वो है जो हाजी साहब ने बात की, वो बिल्कुल कि बीट आपके बच्चे की तरह। अब मेरे से मेरा बच्चा को छीनने की कोशिश करेगा तो मैं तो उसको पंजे झाड़ के उसके पीछे पड़ूंगा। आपने इतने साल लगाए होते हैं, स्ट्रगल की होती है, मेहनत की होती है, और फिर कोई और उठा के जाहिर डेफिनेटली अली, आपने साल ना भी लगाए, बट सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपने साल ना, आपको आज मैं बीट दे दूं और उस बीट में अली खानी कोई ठूंगा लगाएगा ना तो आपको तकलीफ होनी। भाई ये बच्चा है आपका, आपने इसको पालना है, पोसना है, इससे फिर आपने सारी जिम्मेदारी आप पे है। हाँ, और इसी से आपने कमाना भी है, सीधी बात। अच्छा, इरफान हमारे माशाल्लाह से सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, आप जानते भी हैं। इरफान के बाद बहुत सारे क्राइम रिपोर्टर आए, कभी ऐसा फील हुआ है कि भाई ये काम तो मुझे करना चाहिए था, इसने पहले क्यों कर लिया? ये बात ठीक है कि होना चाहिए ऐसा, और होता भी है कि वाकई ये बात ठीक है कि प्रोफेशनल जेलसी अगर ना हो तो ये रिपोर्टर होता ही नहीं है, जिसके अंदर आप प्रोफेशनली उसमें जेलसी ना फील करें कि यार ये अच्छी खबर थी, इसको मुझे देना चाहिए था, ये अब बेहतर स्टोरी थी, वो इसको मुझे देना चाहिए था। अगर इस तरह नहीं होगा तो वो व्हाट्सएप वाली बात ठीक है कि वो इस तरह ही होगा कि अच्छा वो चले आ तो गई है ना, चल गई है, मैं कल दे दूंगा, फिर वो रिपोर्टर नहीं रहता, एक्सक्लूसिविटी नहीं रहती, वो स्कोप के पीछे नहीं जाता, स्टोरी के पीछे नहीं भागेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, इतने साल हो गए आपको क्राइम स्टोरीज कवर करते हुए, अभी इतना बड़ा नाम है इरफान मलिक कि कहीं भी शहर में क्राइम होता है, सबसे पहले किसे पता चलता है? आपने तारुफ गलत करवाया था, मैं गलत करवा दिया था, आपने तारुफ गलत करवाया। देखिए, क्राइम की दुनिया का माना जाना क्राइम की दुनिया का माना जाना, लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो गई है। इसको ना अली इस तरह से करो, सीनियर क्राइम मास्टर डोडो। याद है ना करेक्टर, सीनियर क्राइम की दुनिया का जाना माना नाम किस तरह से कि क्राइम होने से पहले पता चलता है या होने के बाद सबसे पहले पता चलता है? नहीं, होने के बाद पता चलता है। और इसमें वैसे आपको एक चीज और भी बता दूं कि आपको ये भी इतना अरसा आप करते करते ये चीजें बीट कवर करते करते आपको अंदाजा भी हो जाता है कि कौन सा फेज आएगा कि क्राइम बढ़ेगा, कौन सा फेज आएगा क्राइम कम होगा। उसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। माह रमजान स्टार्ट हुआ तो माह रमजान के जो आखिरी अशरा था, तो हम लोग उससे पहले ही ये एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि क्राइम जो है वो बढ़ेगा, और वो हुआ। और ये क्योंकि हर साल होता है, इस वजह से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये अब क्योंकि क्राइम की वेव जो है वो आएगी, लोग जो है वो लोगों को जख्मी भी किया जाएगा, डकैती मर्डर भी होंगे, और इस तरह के वाक़यात जो है वो होते भी रहे और आप पहले से ही लोगों को अवेयर करना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि ईद करीब है, आपको सेफ रखें। ऐसे ही आप वो मार्केट के अंदर बंद होती है, मोबाइल इस्तेमाल करते हुए। जो रिपोर्टर होता है ना, जो रिपोर्टर जिस तरह इरफान है, मैं हूँ, हाजी साहब रहे, रिपोर्टर से बड़ा तज्जिया कार कोई नहीं होता। माशाल्लाह बहुत सारे हमारे खुद साख्ता तज्जिया कार भी हैं, पैराशूटर जी, ये एक स्पेसिफिक। लेकिन आप ये देखें कि जो बड़े तज्जिया कार है, मैं दो नाम लेना जरूर पसंद करूंगा, एक तलत हुसैन का और एक हामिद मीर साहब का। दोनों हाई साहब रिपोर्टिंग से गए।
यानी कि जो रिपोर्टर है उसका तज्जिया इरफान की बात बोल कि उसको पता है कि यार किस जगह पे क्या किस वक्त क्या वेव आएगी, अब क्राइम की रेशो किस जगह पे बढ़ेगी अब, और वो जब तज्जिया करके खबर देगा तो वो खबर जो है 100% बिल्कुल परफेक्ट होगी। इससे बड़ा रिपोर्टर से बड़ा तज्जियाकार कोई नहीं है जिसको इग्नोर किया जाता है। यहाँ तो एक दूसरे की तारीफें शुरू हो गई हैं। तारीफें नहीं, आप साहब की बात को काट नहीं सकते हैं। माशाल्लाह इतने सीनियर है, मौलाना जफर अली खान के साथ काम जिम्मेदार बात। मैं जब आया था मैं बात सब कैसे देखा, माशाल्लाह सीनियर बंदे। ये तो बहुत स्पेशल बातें हैं, वाकई भट्ट साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, ऐसा ही है। जो भी कोई हम देख रहे हैं बड़े एंकर हैं माशाल्लाह, पहले उन्होंने रिपोर्टिंग की और अब जबरदस्त तज्जिए भी कर रहे हैं। हम अच्छा काम तो सारों को आमिर भाई दिखाते रहते हैं, वो जो हमारी अक्सर जुबान में कहते हैं ना कि भाई वो भंड हो गया उससे। इरफान कभी ऐसा कोई भंड हुआ बाद में बस ये हो अब मैं छुप जाऊं कहीं में मेरी शामत आ जानी? हाँ, ये थोड़े दिन पहले की आपको बात बताते हैं कि जब एक तहरीक जो थी, एक कालादम जमात है वो आजकल, उसका एहतजाज चल रहा और मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो क्योंकि सिग्नल नहीं आ रहे थे उस एरिया में, सारे बंद थे, मेरा फ़ोन बंद हो गया। अब ऑफिस जब मुझसे रब्ता करने की कोशिश करता रहा तो नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन जब इरफान आपने मुझे शो में कहा था मैं बड़े सुकून में था कि सिग्नल बंद हो गया। ये देखें, मैंने ऑनर बता दिया। लेकिन आप उसको ये कह तो सकते हैं ना कि ये भंड है, अब मैं चेहरा छुपाता रहा हूँ। ये भंड नहीं है, आप इंजॉय कर रहे थे फोन के सिग्नल बंद होने। नहीं, सिग्नल बंद होने से वैसे आपको दिली सुकून तो मिलता है, लेकिन ये भी बात है कि अगर इतना बड़ा इवेंट को बाहर हो रहा हो, इस तरह हो रहा हो, तो उसमें आपको बिल्कुल आप कट ऑफ हो सब इवेंट के साथ, तो ये भी एक ज्यादती है। हाँ, और प्रोफेशनली ये एक ज्यादती है। और इसमें हालांकि मेरा कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे मेरे अंदर गिल्ट था कि मैं क्यों नहीं वहां पे जा सका, और उसका खमियाजा मैं भुगता भी पूरा रमजान में। आमिर भाई आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएं, कभी फील हुआ हो कि यार ये तो मेरे से गलती हो? अच्छा, मेरे से तो इस तरह की गलती, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स बीट करता हूँ तो उसमें बहुत कैलकुलेटेड आप रिजल्ट जब दे रहे होते हैं तो करते हैं। मुझे याद है कि हम वर्ल्ड कप कवर करने गए थे जर्मनी में हॉकी का, तो हमारे साथ एक रिपोर्टर था, वो उसने पाकिस्तान की जीत को हार में लिखा। अच्छा। पता नहीं उसने पहले से खबर बनाई थी, उसने भेज दी और अखबार में छप भी गई। अच्छा। और अभी हम वहीं पे थे, छापने वाले ने भी नहीं प्रूफ रीड किया, कुछ भी नहीं किया। तो जब अगले दिन हमारे पास वो वापस आई और पता चला कि जी वो इस रिपोर्टर ने कर दिया, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या किया तुमने? कहता यार मैंने कर दिया ना, अब आप बार बार मुझसे पूछोगे तो मुझसे रहा नहीं जाएगा, मैं चला जाऊंगा। तो ये भंड जब हो जाए तो इंसान को गिल्टी फील जरूर होता है कि वो ऐसा भंड कर गया जिसमें कि शायद मुँह छुपाने की आपने सही बात कही, और उसके बाद कुछ अफराद को एक माह के लिए असाइनमेंट पे भी भेजा जा सकता है। हाँ, आपको पता एसडीओ बना दिया था ना। गुज़ाफी भट्ट साहब से भी हमने जानना है, जरूर जानना है कि इनके तो भंड को खास होंगे ना, पीटीआई कवर करते हैं, तो आपसे जानने के लिए हम एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। ईद तजदीद आज की हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन, हमारी सिटी फैमिली के ही लोग यहाँ पर आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। क़ज़ाफ़ी भट्ट साहब, आपसे ये सवाल रह गया था, बाकियों से तो हो गया कि आपका भी इतना माशाल्लाह से एक्सपीरियंस। मैं एक और चीज़ शेयर कर दूँ कि मेरी वालदा भी क्योंकि सहाफ़ी हैं, तो आमिर रज़ा साहब भी और क़ज़ाफ़ी भट्ट साहब भी ये कलीग रह चुके हैं उनके, तो वो भी ऑब्वियसली बहुत सीनियर है। ज़फ़र अली खान मेरे साथ यहाँ पे आप पे भी अप्लाई कर दिए, आप पे भी अप्लाई कर दिए। अब आप कोई अपनी फील्ड का कोई मजे का कोई एक्सपीरियंस, कोई भंड शेयर करें हमारे साथ। इनका भंड सबसे बड़ा मैं बताता हूँ, भट्ट साहब सॉरी फिर आपकी बात का पीटीआई की बीट करता हूँ, पीटीआई की बीट करता है। और भंड है, ये भंड कैसे है? अब ये आप बताइए। भंड ऐसे जितनी मोहब्बत करता है वो मुझे पता है जी। अच्छा जी, या इनके जो पर्सनल इर्द गिर्द के दोस्त मोहब्बत तो बहुत लोग करते थे, कुछ लोग अभी भी करते हैं, वो शायद क़ज़ाफ़ी भट्ट साहब थे वाले भी थे, नहीं थे ना। भंड मेरा पिछले साल हुआ और मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिप्रेस हो गया, और मैंने इवन ये तक कहा कि मैं छोड़ दूंगा, और मैंने स्टेटस भी अपना लगाया। कराची था, तो एक लेटर कोरोना SOPs के हवाले से एक लेटर मेरे साथ मेरे एक सोर्स ने शेयर किया कि ये होने जा रहा है। वहाँ पे वो इरफान साहब वाला काम सिग्नल का इशू था, उसने मुझे कहा कि ये इंडिया
के जो SOPs है सेम यहाँ पे अप्लाई होने जा रहे हैं। ठीक है। मैं उसकी वो इंडिया की वाली बात नहीं समझ सका, भारत की। मैं समझा कि उसने कहा कि ये सेम ये SOPs इंप्लीमेंट हो रहे हैं, यानी कि लेटर जारी हो गया। अच्छा, उस लेटर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लिखा हुआ था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, वो इंडियन ऑफ, लेकिन वो नीचे जाके जो है ना, वो वहाँ पे जिसके सिग्नेचर थे सेक्रेटरी के, वो को भारतीय था। अब वो मैंने फटाफट पढ़ा, यहाँ पे खबर देने की दौड़ है, बिल्कुल दौड़ वो मैंने फटाफट SOP पढ़े, मैंने उसके टिकर बनाए, मैंने दे दिए, वो ऑन एयर हो गए, वो चल भी गए, मेरा पेपर हो गया। वो पेपर होने के बाद ना जहन में एक छोटी सी खलिश से, यार ये कहीं गलती हो गई है। रिपोर्टर जो होगा जब गलती करेगा ना, वो उसके जहन में खलिश जरूर बाकी, गलती मेरे से हो गई है। मैंने वो ना दोबारा लेटर गौर से पढ़ा, तो वो एंड पे आके पता लगा ये तो इंडिया का है। आप बिलीव करें कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कभी यानी कि ना ये कह ले गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया। जब आप खबर दे रहे होते हैं ना, इदारा तो होता ही होता है, लेकिन आपका अपना नाम स्ट्रेक पे होता है, आपको अपने नाम की फिक्र। मैंने उसके बाद ना बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया। मैं कहा यार ऐसा तो वड्डा पांड मेरी 26-27 साल के कैरियर में मेरे से नहीं हुआ। मैंने कहा SOPs वैसे थे क्या, ये बता दे। वो SOPs यही थे कि मास्क ना पहनने पर जुर्माना होगा, अगर सड़क पर कोई जा रहा है थूकेगा तब भी जुर्माना होगा, यानी कि वो सेम SOPs। ईद पर पपियां जफियां की इजाजत नहीं है। वही हुआ ना, वही SOPs जो आपने दिए। हाँ, लेकिन हमने ये SOPs ना वैसे इम्प्लीमेंट करने में बहुत देर की। अगर मेरा ख्याल है जब आपने टिकर चलाए थे ना, तब हो जाता। 2 दिन बाद इंडिया का क्या हाल हुआ? नहीं, 2 दिन बाद सेम SOPs इंप्लीमेंट हो गए, उसका लेटर हो गया। लेकिन ये कि देखिए मेरे से गलती हुई कि मुझे वो मेरी प्रोफेशनल कैरियर का सबसे बड़ा। बट साहब कभी ना कभी ये चीजें आपकी लाइफ में अगर हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो आप इससे बहुत कुछ सीख लेते हैं। इसलिए चीजों को अगर आप पॉजिटिव लें तो आप बहुत कुछ वो से सीखा ना कि आपको चीज, यानी कि जब आप इतना अरसा फील्ड के अंदर रहे हों तो फिर इस तरह की चीजें हो जाए। देखिए हमारी फील्ड वो है कि आपने जूनियर से भी सीखना है, बिल्कुल, लेकिन हर दिन आपको हर दिन सीखने के लिए, हर दिन आपने अपनी गलती को सुधारना है। ये नहीं है कि मुझे 27 साल हो गए हैं, हाजी साहब को 26 साल हो गए हैं, इरफान को भी जो है वो 26-27 साल हो गए हैं। ये नहीं कि हम सीख चुके, नहीं, हम डेली बेसिस के ऊपर सीख रहे हैं। हर बंदा, मेरी टोटल उम्र 26 साल अच्छा, अब ये एक दूसरे के बारे में बताने लग गए अली, तो कुछ क्योंकि आप लोग पुराने कलीग भी हैं, एक दूसरे को बड़े अच्छी तरह से जानते होंगे, तो कुछ पर्सनल बातें पूछ लेते हैं। आपको लगता है इरफान साहब बीवी से डरते हैं ज्यादा? नहीं, इरफान जो है मैं ये जानता हूँ अपनी बीवी से नहीं डरता, ससुराल वालों से डरता। मैं उनसे भी मिला हूँ, ये बीवी से ज्यादा ससुराल वालों से डरता है, और जब भी होता है कहना हाजी साहब जाना भी है ससुराल। चलिए, ये तो एक अच्छी बात भी है। आमिर भाई के बारे में आप दोनों की क्या राय है? मुझे ऐसा लगता है फीलिंग आती है अंदर से कि रानमुरीद है। नहीं, बड़े बहादुर आदमी ना बहादुरी की बात है। बीवी देखिए बहादुरी है, घर जाके बर्तन भी इन्होंने धोने, सफाई भी इन्होंने करनी, इतना काम करने के बाद भी किसी के अंदर इतनी पावर है वो जाके बर्तन भी धो लेगा, सफाई भी कर लेगा। ये बुरी बात नहीं है, ये मतलब आप भी करते हैं? नहीं, मैं कर चुका हूँ, अब नहीं करता हूँ, मैं करता रहा हूँ, इसमें कोई अब क्यों रोक दिया? वो बताता हूँ। देखिए आमिर साहब जो है, हाजी साहब, मैं इनको बहुत पुराना जानता हूँ, मैं इकट्ठे काम भी किया हुआ है। ये अपनी अहलिया की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। बुनियादी तौर पर ये जो साइन है ना, ये साइन है कि आप अपनी फैमिली की, अपनी अहलिया की कितनी इज्जत करते हैं, कि उनका हाथ बटाते हैं। मैं पहले करता था, लेकिन अब नहीं करता। अब क्यों नहीं करते, यही तो हम जानना चाहते हैं। बात ये कि मेरी बात सुनिए, आप सारा दिन मुझे सड़कों के ऊपर घुमाए, सारा दिन वो कार में करता होगा, सारा दिन आप मुझे सड़कों पे घुमाए, रात को 9 बजे जाऊं और खाना खाने के बाद कहूँ यार हूं मैं पांडे तो वहाँ नहीं, वो भाभी खुद ब खुद आपका ख्याल रख लेती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो वाकई ख्याल रखती है। और सबसे ज्यादा देखिए अहलिया ख्याल रखती है, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा मेरा ख्याल मेरी माँ रखती है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। माओ जैसी तो बहारें ही नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेगम मेरी बहुत ज्यादा मेरी केयर करती है। अलग है, मैं ही नहीं करता, मैं ही पता है हाजी साहब को मैं जिस तरह का है। लेकिन जितने साल हो गए ना साडी शादियां नूं, बीवियां भी मामा जैसे प्यार कर रही हैं। उन्होंने वही किया है, उन्होंने भी इरफान साहब को ना इस लिस्ट में शामिल करें, उनकी शादी को इतनी देर नहीं हुई। नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो उन्होंने यही इसी तरफ उनकी अक्कासी थी
कि जो सबसे ज्यादा माँ प्यार करती है, तो जितना अरसा हो चुका है अब तो वही चीजें साले ज्यादा डांटे ना बाकी ठीक है। नहीं फिर वो है ना, मेरा ख्याल है कि शायद वो राज की बात है जो आमिर भाई बार-बार कह रहे हैं। वो शायद इसीलिए फिर कहंदे ने कि बीवियां दी ते शौहरां दी शक्लां आपस में मिलन लग पईयां बहन भाई लगते हैं। अच्छा आमिर भाई, आपको मैंने हमेशा से मुस्कुराते बड़ा चिल सा ऑफिस में देखा है, गुस्सा किस बात पर आता है घर में? भाभी की किसी बात पर गुस्सा आया और बड़ी लड़ाई हो गई हो? कम आता है गुस्सा, मुझे बहुत कम आता है। मैंने ये कहा, मैंने आपको हंसते मुस्कुराते नहीं कम आता है गुस्सा, लेकिन बसा औकात मुझे गुस्सा आ जाता है जब क्योंकि वो भी हिस्टोरियन है, मैं भी हिस्टोरियन हूँ, तो कोई अगर हिस्ट्री से रिलेटेड बात कोई गलत हो जाए, वो माशाल्लाह PhD डॉक्टर है, लेकिन मैं उसको कहता हूँ तुझसे ज्यादा मुझे हिस्ट्री का पता होता है। तो अगर एक आध लफ्ज उसका आगे पीछे हो जाए ना, तो मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आता है कि तुमसे नहीं ये गलती होनी चाहिए। इसी तरह उसको भी टीचर से गलती नहीं होनी चाहिए। उसको भी आता है गुस्सा जब नहीं अभी पूछो ना आता है तो एक मिनट क्या होता है फिर एक आध दिन दफ्तर नहीं आ सकते ये। जब उसको गुस्सा आता है तो फिर मैं खामोशी इख्तियार करता हूँ और नीचे से माफी मांगता हूँ। नहीं वो फिर गुस्सा आमिर भाई ने अपनी कामयाब जिंदगी का राज बताया। मैंने कई दफा बताया आपको, तो बहुत दफा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपको आपकी लाइफ में आपका भाई आपके बस में नहीं, आपकी माँ, आपका बाप, आपकी बहन, आपका कोई बस में नहीं था, अल्लाह ताला ने आपको वदीयत कर दिया। ये वाद रिश्ता है जो कि आप खुद सिलेक्ट करते हो और खुद कहते हो जी मुझे कबूल है। जब ये आप कह देते हो ना कबूल है, तो फिर अल्लाह के घर आपने हिसाब भी से बिल्कुल और हर सख्त हिसाब होना है बीवियों और चोरों के मामले में। आयशा भी मेरी बात सुन रही है, अना भी सुन रही है, सीमल भी प्रोग्राम देख रही होगी, वो भी सुनेगी। ये हम तीनों के लिए स्पेशल मैसेज है आपका। मेरे साथ आप लोगों को काफी अरसे से हम जानते हैं ना, इस वजह से आपसे कह रहे हैं कि बड़ा सख्त होना चाहिए। कामयाब जिंदगी के गुर सिखा रहे। किसी बात पे वाइफ की कभी गुस्सा आया और लड़ाई होगी अच्छी खासी? अक्सर हो जाती है ये चीजें तो, और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपके जो रिलेशन को मजबूत करने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये ज़रूरी हैं। ये नहीं होगा कि जहाँ पे आप हर वक्त जो है वो सिर्फ आप कहें कि एक जगह पे सिर्फ लड़ाई रहे या एक जगह पे सिर्फ प्यार रहे, तो उससे मामलात आपके ठीक रहेंगे। ये जिंदगी का हुस्न है, ये जिंदगी का हुस्न है, और ये मामलात जो हैं वो अक्सर चलते रहते हैं। बिल्कुल। बट साहब हमने क्लोजिंग की तरफ जाना है, मुझे बता दें अगर घर में नाराजगी हो जाए, भाभी पहले मनाती हैं आप मनाते हैं? वही बेचारी हर दफा मनाती है, आपा ने कितने मनाना है? बादशाह ते एवं ही नाराज हो ये सही कह रहा है, ये बात सही कह रहा है। झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा, लेकिन वाकई ये सच कह रहा है। इनकी नाराजगी बड़े महदूद वक्त के लिए होती है कि इधर से नाराज हुए और थोड़ी देर बाद पता चला कि बादशाह वैसे ही नॉर्मल हो गए। तो ये छोटे छोटे एहसासात है, इनका इजहार आप करते रहें तो आप माहौल भी अच्छा रहता है, नाराज हो जाएं खुद ही मान जाएं, यही जिंदगी का हुस्न है। तो हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे जिनकी जिंदगी के बारे में भी आपने जाना, कुछ काम की बातें भी हमने की। आई होप हमारी तरह आपने भी इंजॉय किया होगा। बिल्कुल जी, हमें भी उम्मीद है। जैसे उन्होंने कहा कि क्लोजिंग की तरफ जाना, इस सेगमेंट से हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। अभी बहुत से मेहमान हैं जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवानी है। आप सबका एक दफा फिर से बहुत शुक्रिया और उम्मीद है अब आप घर ही जाएंगे और अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ईद मनाएंगे। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। सिटी 42 की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन ईद तजदीद जारी सारी है और हमारे यकीनन मेहमानों की आमद का सिलसिला तो जारी है, लेकिन नाम जो है हमारी ट्रांसमिशन का ईद तजदीद, इससे क्या समझ क्या आ रहा है? कुछ नया हमने करना है ना, कुछ हमने अपने आप से अहद करना है कि हमने घर पर ईद किस तरह से मनानी है। हालात आपके सामने हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी भी रही, रमज़ान में भी आपको दिखाते रहे, लॉकडाउन करना पड़ा, हालात ये थे कि आपको लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे जो त्यौहार हैं इनकी रौनकें आगे बहाल रहें, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझनी है और इसी अहद को लेकर हम चल रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि अपने घरों में महफूज ईद मनाएं। आपकी ईद को अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पे मौजूद, घरों में महफूज ईद मनाएं, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। अच्छा, हमें ना ये लगता है कि शायद बाहर निकलने से कोरोना हो जाएगा, लेकिन बाहर वालों को घर पे बुला लेना, मतलब हमारे जो फैमिली के लोग हैं ना, खाला मामू चाचू, उनको तो नहीं हो सकता ना कोरोना, उनसे हमें भी नहीं हो सकता। पता नहीं, ये भी एक गलत फहमी पाई जा रही है, लेकिन हो सकता है, एहतियात जरूरी है।
हर सूरत एहतियात जरूरी है। आपके घर मेहमान आ रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं, पहले तो इस चीज़ को लिमिटेड करना जरूरी है, लेकिन अगर आप कहीं जाते भी हैं तो एहतियात के साथ जाएंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहेगा। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब हमारे मेहमान कौन है मैं आपके साथ तारुफ कराना चाहूँगी जी। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब मौजूद हैं, उनके साथ सहर चावला को भी आप हमारे साथ देखते ही रहते हैं, सहर चावला मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, क्या हाल चाल है? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक सर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, ईद मुबारक, आप दोनों को ईद मुबारक। खैर मुबारक। ख्वाजा साहब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, ईद कुछ मुख्तलिफ लग रही है? बिस्मिल्लाह हमारे देखें, पिछले ईयर भी लास्ट ईयर जो कोरोना एपिडेमिक चूँकि बहुत ज़्यादा थी और मैं समझता हूँ कि उस वक्त शायद लोगों में डर ज़्यादा था। अगर आप कंपैरिजन करें तो इस दफ़ा जब से कैप्टन उस्मान कमिश्नर लाहौर आए हैं, उससे पहले तो अल्लाह ही हाफिज था, लेकिन जब से कैप्टन उस्मान आए हैं, क्योंकि ही इज़ अ गुड ऑफिसर, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और जो 2-3 अच्छी खबरें आई हैं वो भी अल्लाह के फजल से कैप्टन उस्मान के आने के बाद ही आई हैं। आप देखें कि रेशो जो है, पेशेंट रेशो, उसमें कमी आई है और उसके साथ जो मैं चूँकि हेल्थ मिनिस्टर रहा हूँ तो मेरा इंटरेस्ट है कि हमारे जो लाहौर के पोलियो सैंपल्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल कई माह से जो हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं सारी टीम को, जो इवन पोलियो वर्कर्स से लेकर कैप्टन उस्मान तक, सबको क्रेडिट देना चाहूँगा। तो ईद इसलिए डिफरेंट है कि हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए अगर इन SOPs को, जिनको मानने को बाद दफ़ा हमारा दिल भी नहीं मानता, अब हम नमाज में, तरावी में जाते हैं तो मेरा भी दिल करता है कभी नमाज में फासला ना हो, जो शरई तरीका है उससे नमाज पढ़ी जाए, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म ये है कि अपनी जान जो है उसको जानबूझकर हलाकत में ना डालो, तो फिर हमें उन तमाम चीज़ों को रिव्यू करना होगा। अगर खाना काबा में तवाफ़ जो है वो फासले से हो सकता है और चीज़ें बदल सकती हैं, तो हम जो है वो कोई नौखे मुसलमान तो नहीं है, तो हमें भी, और अजर अल्लाह की ज़ात ने देना है और अजर अल्लाह नीयत पर देता है। बिल्कुल सही। आपकी नीयत है, आप मस्जिद जा रहे हैं, तो अगर आप मास्क लगा लेंगे या फासला कर लेंगे तो अल्लाह आपका सवाब कम नहीं कर देगा। और वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि वो दरमियान में शैतान आ जाता है, तो भी अल्लाह की ज़ात को भी पता है कि ये मामला क्या है, तो यकीनन वो उस पर हम पर तरस और रहम करेगा। एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं पिछले दिनों कामों की गया, गुजरांवाला जा रहा था तो रास्ते में ज़ोहर का वक्त हुआ, तो मैं क्योंकि कोशिश करता हूँ जमात की पाबंदी की, तो वहाँ मौलवी साहब ने मुझे बड़ा घूर के देखा क्योंकि मैं वाहिद शख्स था जिसने मास्क लगाया हुआ था। तो उन्होंने स्पेशली आवाज़ दी नमाज खड़ी होने से पहले कि जनाब मास्क में नमाज नहीं होती तो मास्क उतार लें। तो ये जहाँ पर ये हालात होंगे वहाँ फिर अब आप क्या करेंगे? तो मेरी शहरियों से फिर दरख्वास्त है, क्योंकि ये हमारा जो सिटी चैनल है ये शहरियों के घरों तक पहुँचता है, उनके दिलों तक पहुँचता है। तो जब हम इस पे ईद मुबारक कहते हैं तो फिर लाहौरिया चाहे लंदन में बैठा हो, लाहौरिया चाहे कृष्णनगर में बैठा हो और लाहौरिया चाहे टोरंटो में बैठा हो, उस तक ईद मुबारक पहुंचती है। तो सबको ईद मुबारक भी है और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने ऊपर भी रहम करें और अपने प्यारों पर भी रहम करें। जो अभी मेरे भाई ने बात की 1 करोड़ रुपए की बात की कि कोरोना ये नहीं कहता कि आपका कोई अजीज़, आपका कोई बेटा, आपका भाई अगर बाहर से आया तो उसको वो कोरोना वायरस लेकर नहीं आ सकता, तो ये हम भी फैलाने का सबब बन सकते हैं और कोई हमारा अजीज़ भी फैलाने का सबब बन सकता है। तो हमें इस पे बहरहाल जो SOPs हैं उनको फॉलो करना होगा। कुछ दिन की तंगी हम बर्दाश्त करेंगे तो इंशाल्लाह आगे जो है वो आसानियाँ इंशाल्लाह पैदा होंगी। और बिल्कुल ठीक है, अभी इस रिसेंटली हमारे एक मिलने वाले हैं, उनका बेटा बाहर से आया, यूरोप से आया, UK से आया। अब हो सकता है यूरोप में वो महफूज हो, मगर हो सकता है फ्लाइट से उसने कोरोना कैच कर लिया हो, लेकिन तमाम जो घर वाले थे वो मुतासर हो गए, सबका कोरोना पॉजिटिव आ गया, इसलिए एहतियात बहुत जरूरी है। एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा, मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने फिर बात कर दी है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात की आपने। जो अब वो आए हैं तो अगर हमारे एयरपोर्ट्स पर बाकी मुल्कों की तरह क्वारंटीन का सिस्टम मौजूद होता, अगर हमारे एयरपोर्ट पर टेस्टिंग की सहूलत मौजूद होती जो होनी चाहिए थी और होनी चाहिए, जो मुसलसल 1-1.5 साल से हम जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस कर रहे हैं, मैं फिर ईद जो है ना, मैं सियासत पे बात करने को दिल नहीं करता, लेकिन हुकूमत इतनी नालायक है कि बात करनी पड़ जाती है। अगर उस शख्स का टेस्ट किया जाता और उसको क्वारंटीन कर दिया जाता तो उसके घर वाले मुतासर ना होते। खालिद साहब आप ये कहना चाह रहे हैं हुकूमत ने कोविड को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया? डेफिनेटली मैं आपको बता, जब आपके मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो है टीवी पर आकर कहे कि ये तो नज़ला जुकाम है, होता ही कुछ नहीं, तो फिर लोग पागल हैं, लोग एहतियात करेंगे। ये तो काफी चीजें हैं, लेकिन से उन्होंने एक आप लीडिंग रोल पे हैं, आपको एक जो है वो सिंसियरिटी दिखानी है, आपको अपनी इक्विपमेंट दिखानी है, आप मीटिंग्स करते हैं, आप मास्क नहीं लगाते, तो फिर कौम को आप क्या मैसेज देते हैं? तो ये बातें सियासी नहीं है, तो लेकिन ये करनी पड़ती हैं। फैसला हुआ तो ये भी था कि वो कोरोना पॉजिटिव थे और उन्होंने एक मीटिंग कॉल कर ली थी और बंद कमरे में जाकर इतने समझदार वज़ीर-ए-आज़म की कौम का यही हाल होगा। नहीं खैर जो भी है तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म ना, आपके हमारे वज़ीर-ए-आज़म नहीं है वो भाई। ख्वाजा साहब ने तो कह दिया उनके वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, आपके वज़ीर-ए-आज़म है सहर।
हाँ जी, मैं तो वजीर आजम मानती हूँ उनको, क्योंकि वो हमारे इलेक्टेड वजीर आजम है। इससे पहले भी जो हमारे इससे पहले भी जो वजीर आजम थे वो क्योंकि सिलेक्टेड वजीर आजम थे, तब मैं उनको भी सिलेक्टेड वजीर आजम कहती थी। आपने वोट पीटीआई को दिया था, मुझे ये मैंने वोट आप पिछले साल भी पूछ चुके हैं इनसे। और मुझे हैरत है उन लोगों के ऊपर। अल्लाह सबको जो है वो आज भी लंबी उम्र सेहत दे कि पाकिस्तान का इतना बेड़ा गर्क होने के बावजूद और इतनी नालायकी खुल के सामने आने के बावजूद अगर आज भी अगर वो लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि जनाब ये ठीक है, तो फिर हम पर अल्लाह ही रहम करे। अच्छा चलें, अब हम क्योंकि लाइट करना है ना थोड़ा सा मूड को, सियासत पे होगी बातें, क्योंकि ये जरूरी है जी। घर में सियासत पे बात ना, लोगों ने टीवी बंद कर देना कि अच्छा ये तो सियासत पे बात नहीं है, सियासत। लेकिन मैंने जो एयरपोर्ट की बात की है इसमें तो कोई सियासी बात नहीं, बिल्कुल बेहतरीन बात, ये हमारा राइट है। और देखिए, अगर ताफ्तान बॉर्डर कंट्रोल होता तो पाकिस्तान में कोरोना ना आता। बिल्कुल सही। अगर आपके बॉर्डर्स जो हैं उन पर आप विजिलेंस सही करते और आप बगैर टेस्टिंग के लोगों को एंटर होने की इजाजत ना देते, जिस तरह बाकी वर्ल्ड कर रही है, बाकी दुनिया भी तो यही कर रही है। और कैसे काबू किया उन्होंने? एक और एतराज मुझे ये भी था कि जिस तरह इन्होंने पहले जिक्र किया, बल्कि कैप्टन उस्मान में ज्वाइन करेंगे, उन्हें इस बात का क्रेडिट हमने यहाँ पे बिठा के भी देना है कि उनके आने के बाद ही क्यों सख्ती की गई कि सारे मास्क पहने। मतलब पहली लहर हमने देखी, दूसरी लहर देखी, हमने इंतजार किया कि केसेस इतने बढ़ जाए, तब हमने फिर सोचा कि हाँ जी अब हम सख्ती करते जी मास्क पहनने की। अगर बाकी ममालिक पहले से कर रहे थे, पहले दिन से सख्ती कर रहे थे, क्योंकि हम जी हमें आदत है, हम वैसे बात मानते नहीं, समझते नहीं। हेलमेट हमने तब पहना जी जब बिल्कुल हमें आप चलान नहीं रखेंगे तो हम हेलमेट भी नहीं पहनेंगे, सर फटने का हमें टेंशन नहीं है। लेकिन मास्क भी हमने तब पहना जब हमने कहा जी कि सख्ती होगी, FIR कटेगी, फौज आ गई। फिर भी अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि तवक्कल होना चाहिए जी। बहुत से लोग कहते हैं ना तवक्कल, भाई तवक्कल होता है तो फिर मोटरसाइकिल को ताला क्यों लगाते हैं? अगर तवक्कल में तो फिर मोटरसाइकिल को नहीं छोड़ता है ना, तो अल्लाह ये तो नहीं कहता कि आप छत से छलांग मार दें। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। अल्लाह भी एहतियात करने को कहता है। यहाँ पे छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगी कि ब्लाइंड फॉलोअर होना एक बहुत गलत बात है। ख्वाजा साहब की मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि वो बंदे पर तनकीद नहीं कर रहे हैं, वो एक जो लायामल नहीं इख्तियार किया जा रहा है उस पर तनकीद कर रहे हैं। जो चीज गलत है वो गलत है, चाहे आपने उसको वोट दिया है चाहे नहीं दिया है। लेकिन बंदों पर तनकीद करना, मैं इसको मैच्योरिटी का मुजाहिरा नहीं समझती। बाकी ख्वाजा साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि वो एक बात मुझे डिफरेंट लगी है कि भाई ये काम बीच में गलत है। अब हम चले आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आप हमें ये बताएं, पैमरा का नोटिस आ जाएगा। हाँ नहीं वो नहीं आएगा, वो उसकी खैर है। मुझे सर आप ये बताएं कि वैसे खैर नहीं, सॉरी माजरत, हाँ इसको काट दीजिएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, ईद हम जिस तरह कह रहे हैं ईद तजदीद को मुख्तलिफ कुछ नई ईद गुजर रही है, ईद आपकी किस तरह से मुख्तलिफ थी? क्योंकि हमने देखा शॉपिंग जो थी पहले बंद हो गई थी, तो खवातीन को तो बहुत टेंशन में डली थी। लॉकडाउन में प्रोग्राम करने गया, ये तो मैं बता सकती हूँ। नहीं मैं लॉकडाउन में प्रोग्राम करने गया, जब लॉकडाउन लग चुका था, खवातीन बाहर मार्केट्स में थी, शटर बंद थे, वो अलग बात है, ऊपर लिखा हुआ था कि आप खटखटा सकते हैं, शटर इस पे बड़ी मीम्स भी बनी है। लेकिन आपकी ईद कैसे इस वजह से मुख्तलिफ गुजरी? अच्छा अली और अनाम, मुझे लिटरली 1 साल हो गया। पीपल हु नो मी दे नो दैट आई हैव अ नेवर एंडिंग वार्डरोब, एंड पीपल हु नो मी दे नो कि मैंने 1 साल से शॉपिंग नहीं की है। ये 2 साल पहले अगर आप मेरी फेसबुक की तस्वीर निकालें तो छोटी ईद का जोड़ा है, और ये मैं पहन के भी इसलिए आई हूँ क्योंकि यू शुड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। मैं यहाँ पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करूँ, और खुद मैंने तो ऑनलाइन भी नहीं मंगवाया, और ऑनलाइन इससे नहीं मंगवाया कि मैं ऑनलाइन लेना अफोर्ड नहीं कर सकती। ऑनलाइन मैंने इसलिए नहीं मंगवाया कि मैं उन लोगों के साथ सॉलिडेरिटी शो करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों की जॉब्स का लॉस हुआ है और अगर आप लोगों की मईशत पर बुरा असर पड़ा है, तो मैं इसमें अपनी इकोनॉमिक सक्सेस को बूस्ट नहीं करना चाहती। और मैं, वो कहते हैं, हमारे हजरत अली का कॉल है किसका, कि जिसकी औलाद ना हो, बे औलाद के आगे अपनी औलाद की नुमाइश ना करो, गरीब के आगे अपने पैसे की नुमाइश ना करो। तो ये तो बाहैसियत मुसलमान, बाद में तो बाकी चीजें आ जाएगी। हमारा पहला फर्ज है, 2 साल पहले की मेरी फेसबुक की तस्वीर निकाल के दे सकते हैं, वो छोटी ईद का जोड़ा है। मैं तो जोड़े नहीं बनवा रही हूं। देखिए मैंने तो पहन लिया, मुझे किसी ने भेजे कपड़े, ठीक है, सीधी सी बात है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुझे भी जिन्होंने भेजे हैं। अच्छा देखिए मुझे भी किसी ने भेजे हैं। देखिए हम सबको किसी ने कपड़े भेजे थे, हमने पहन लिया, उन्होंने पुराना जोड़ा पहन लिया। आप भी कोशिश करिए कि आपको टेंशन बड़ी हुई थी, इन सबको टेंशन बड़ी थी। देखिए मैंने सवाल किया लोगों से बाहर जाके कि जी जान ज्यादा जरूरी है। सवाल नहीं, आप लड़े हैं बाकायदा। कि जी जान ज्यादा जरूरी है, ईद की शॉपिंग कहते हैं जी मजबूरी है, ईद की शॉपिंग तो करनी पड़ती है। अब केड़ी मजबूरी है, जान से ज्यादा क्या मजबूरी है? बिल्कुल, जान है तो जहान है जी। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन भी जारी है, हम अपने मेहमानों से मजीद भी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, सिटी 42 की स्पेशली ट्रांसमिशन जारी है और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। सहर चावला की तरफ मैं बढ़ूंगी। सहर, पुराना जोड़ा तो आपने पहन लिया, लोग आपकी ड्रेसिंग, आपके स्टाइल को बड़ा पसंद करते हैं। आप माशाल्लाह से डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक्टिंग की नहीं कभी ऑफर हुई?
हाँ, ये मुझे किसी ने कहा था। मैं एक बार एक काफ़ी फेमस टीवी चैनल के ऑफिस में बैठी थी, एक प्रोड्यूसर साहब ने मुझे कहा था, तो मैंने उनको कहा था यही तो प्रॉब्लम, आई कैन नॉट एक्ट, सो आई हैव टू बी माई सेल्फ ऑल द टाइम। तो जो चीज़ आपको लगता है कि आप अदाकारी नहीं कर सकते। अच्छा, आपको कैसे लगता है आप नहीं कर सकते? हाँ, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लगता है जो लोग कैमरा फेस कर लेते हैं टीवी पे बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोग, मुझे लगता है एंकर्स भी अदाकार ही हैं। वो तो एक्चुअली बेसिकली हम लोग सारे अपनी लाइफ में अदाकार हैं। आप में से कोई ऐसा है जो वो क्लेम कर सकते हैं कि किसी दिन वो सुबह बहुत डिप्रेस था लेकिन सुबह उठ के उसने बाहर एक हैप्पी फेस पुट ऑन नहीं किया? ठीक है, हम लोग सारी जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजर रहे होते हैं, बट डेली वी पुट ऑन अ हैप्पी साइड और स्ट्रॉन्ग साइड ऑन अ वर्क, ठीक है। लेकिन उसको एज अ प्रोफेशन अपनाना, हर प्रोफेशन का कुछ पार्ट एंड पार्सल होता है और हर इंसान की पर्सनैलिटी के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हमारी पर्सनैलिटी के कुछ इंग्रेडिएंट्स इनफ्लेक्सिबल होते हैं जो हम किसी भी कीमत पर चेंज नहीं कर सकते। किसी प्रोफेशन का पार्ट और पार्सल उन इंग्रेडिएंट्स को चेंज करने की डिमांड करता है। आई होप ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं ख्वाजा साहब के जो आप चेंज नहीं कर सकते? ख्वाजा साहब, आपकी पर्सनालिटी मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है जी। अच्छा। मैं बंदे को अपनी कोताहियों का अंदाज़ा होना चाहिए। मैं लोगों से बड़ी मोहब्बत से मिलता हूँ और मुझे तवक्का होती है कि आगे से मोहब्बत होगी, लेकिन जब मुझे कोई टॉन्ट करता है ना तो पता नहीं मेरे में कमी है, शायद मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं रिएक्ट किए बगैर रह ही नहीं पाता और मुझे आग लग जाए, तन बदन में आग लग जाए, मिजाज की तरह तेज है। हाँ, यानी मैं टॉन्ट करता नहीं हूँ किसी को, तो मैं टॉन्ट बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन हर इंसान चूँकि मुकम्मल ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, हम फरिश्ते नहीं हैं, इंसान है, हम में गलतियाँ हैं। तो मेरे में ये गलती है, लाख मैंने कोशिश की है, मैं अपनी गलती ठीक नहीं कर सकता। गुस्सा जल्दी कर लेते? गुस्सा आता है जब मुझे कोई टॉन्ट करता है, उसके बगैर मुझे गुस्सा नहीं आता, वरना मैं बर्दाश्त ही करता हूँ। लेकिन ख्वाजा साहब बहुत मिलनसार हैं, हमने आपको बाहर भी देखा है लोगों से बड़ा प्यार मोहब्बत बांटते हुए, सब लोग आपकी तारीफें भी करते हैं, तो इस चीज़ को तो हमने देखा आप खासे मिलनसार हैं। बस लेकिन जो मेरे में गलती है, कोताही है, मैं आप उसका इकरार कर रहा हूं कि मेरे में ये गलती है, मैं इंसान हूं, फरिश्ता तो हूं। हमारे पास बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखे हैं, ली ख्वाजा साहब से आगाज कर लें। बिल्कुल जी, शुरू करें आप। चलिए जी ख्वाजा साहब, आपसे मैं क्वेश्चन करने वाली हूँ और सवाल ये नहीं, बड़े इंटरेस्टिंग से हैं। ख्वाजा साहब को नहीं बुलाया, इमरान नज़ीर साहब को बुलाया। अच्छा जी, मामला नहीं जाएगा। जहाज में 3 सीटें हैं और आपने अब किसी एक के साथ बैठना है। अच्छा। 3 ऑप्शन है, आप मुझे बता दें किसके साथ बैठना पसंद करेंगे आप? नहीं, अच्छा नहीं है, शेख रशीद साहब है, मौलाना फजल रहमान है और फिरदौस आप हैं। देखे जी, शेख रशीद साहब, मौलाना और फिरदौस आशिकवान की मौजूदगी में चौथी सीट बचती नहीं है। नहीं, आपने किसी एक के साथ बैठना है। लेकिन आज पीडीएम में हमारा इत्तेहाद मौलाना साहब के साथ है, तो उन्हीं के साथ बैठ जाएंगे। चले जी, यानी आपने सेफ साइड। फिरदौस आप आजकल इतनी नहीं, मेरे में इतना हौसला नहीं है। सही। अब आ जाते हैं सहर चावला की तरफ। सहर चावला, मुझे ये बताइएगा, अगर कभी मॉडलिंग की ऑफर हो तो कर लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? एक्टिंग भी नहीं, मॉडलिंग भी नहीं। ये कहना कि मैं नहीं करूंगी एक अलग बात है, लेकिन ऐसे कहना, ये आपने गौर किया जरा, वो जो मिजाज जो था ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? आप कुछ ऐसा समझते हैं? मैं सबको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे लिए हर वो इंसान जो अपनी रोजी रोटी बाइज्जत तरीके से बाहर कमाने जाता है, वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल है। एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन, बट I would not like to be dictated how I should be dressed up. सही। I would never want that. मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहनूंगी ताहयात इंशाल्लाह। अच्छा, बचपन से कभी कोई ख्वाहिश थी मैंने बड़े होकर ये बनना है? मुझे हमेशा ये ख्वाहिश थी कि मैं जब बात करूं तो उसका जो असर हो वो प्रोडक्टिव हो, मेरी बात में वजन हो, मेरी बात से लोगों की जिंदगियां तब्दील और ऐसा है, इसीलिए हमें हर टीवी चैनल पे सहर नजर आती हैं और जब कभी हमने अपने शो में बुलाया, इनका अगला टाइम जो है वो डिसाइडेड होता है कि यहाँ से इन्होंने यहाँ भाग के जाना। फिर मेरा ख्याल है फिर नहीं पहले सहर की तरफ मैंने कहा ऐसा होना चाहिए कि मैं जब बात करूं उसमें वजन हो, लोगों तक पहुंचे भी और उस पर अमल भी करें, अच्छी बात अगर कर लें। सियासत दान क्यों नहीं बन जाती? सियासत में क्यों नहीं? हाँ, ये हो सकता है कभी, ये हो सकता है ना। This can be लेकिन पार्टी कौन सी होगी, ये सबसे मजे का सवाल। मैं अपनी पार्टी बनाऊंगी। अपनी पार्टी? वो जवाद अहमद साहब की तरह तो नहीं अपनी पार्टी बनाएंगी, वो महंगाई को फांसी दो। अपनी पार्टी का एजेंडा भी बड़ा मुश्किल है। अभी तक मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। आपकी सैर से दुश्मनी है क्या? नहीं, अब देखिए, मैं तो सर चाह रहा था वो नून लीग को ज्वाइन कर लें, आगे कर लें। देखें, यहाँ पे तस्वीर भी हम दोनों की बनाते हैं। जितना मजलूम है, मैं बड़े अदब से देखें, अच्छे और कम अच्छे लोग हर तबके में होते हैं। आप कैसे सियासत में आए? मुझे मैं बता, सियासतदान जितना मजलूम है, शायद ही कोई तबका मजलूम हो। जो काम गलत हो जाए वो गुस्सा सियासतदान पे, इमरान खान साहब पे। देखे ना, कोई महंगाई करे, लोग ताजिर बरादरी महंगाई करे, खान साहब अगला फिक्रा भी सुन लेना, जो ठीक हो जाए उसका क्रेडिट किसी और को चले जाता है। बिल्कुल। आप मुझे बता दें आप सियासत में कैसे हैं? देखिए, हर ये बात चीज़ें होती हैं जो बचपन से कीड़ा होता है बंदे। तो मुझे जो है ये बचपन से ही शौक था। जब मैं बिल्कुल एक छोटा सा स्कूल गोइंग बॉय था, बल्कि जूनियर स्कूल में था, तो
मुझे आज भी याद है कि 1985 के जब इलेक्शंस हुए लोकल बॉडीज़, तो मैं उस वक्त जो हमारा वहाँ पर कैंडिडेट था, अल्लाह बख्शे जवेद नायत भट्ट साहब मरहूम, बड़ा नाम था अंदरून शहर का, तो मैं उनका बहुत बड़ा सपोर्टर था। मैं छोटा सा बच्चा था, उनके जुलूसों में घुस जाया करता था। अच्छा। और उनके स्टिकर, उनके बैज लगा के तो फिरा करता था। तो ये बचपन से एक शौक था। तो ये वो क्या कहते हैं, जब कीड़ा बचपन से हो तो बंदा अच्छा, चीज़ के पीछे स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने की खास वजह क्या थी? देखें, ज्वाइन तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की थी, क्योंकि मुस्लिम लीग से मेरे दिल में ये था कि कायद आज़म की पार्टी है, तो मुस्लिम लीग के साथ ही एक अकीदत और ताल्लुक़ था कायद आज़म रहमतुल्लाह की वजह से। चूँकि आगे चल के मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उसको लीड किया और जो 5-7 मुस्लिम लीगें थीं उनमें जो अवामी झुकाव था वो डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग की तरफ था। तो इसलिए फिर हम सब जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ चले। सही सही। तो बेसिक लगाव जो है, जो अकीदत है, वो कायद आज़म रहमतुल्लाह की मुस्लिम लीग से है और उसका रंग हमें अपनी पार्टी में नवाज शरीफ साहब की तरफ में झलकता था, तो हम उनके साथ शामिल सफ़र हो गए। सहर, अभी हालात देख के अली भी बाहर कवर करते रहे हैं, हम भी लोगों की मुश्किलात के बारे में सुनते रहते हैं, बल्कि दिखाते भी रहते हैं। कभी फील हुआ है कि गलत किया वोट देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? फ्रैंकली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा था कि और कोई ऑप्शन है नहीं। Everyone is entitled to their own इतनी बड़ी ऑप्शन वो वाली बात छोड़ दें, अभी फील होता है कि गलती कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब की काफी सारी पॉलिसीज ने मायूस की है, दुख होता है। जैसे कि प्लीज हम भी जानना चाहते हैं। मैं ये बात मानती हूँ कि जो डैमेज था उसको मेंड करने में टाइम लगना था। डैमेज किसने किया? ये भी सर जो डैमेज जाहिर है जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने जाहिर है सर से ये भी पूछें डैमेज था क्या? 5.8 जीडीपी जो थी वो डैमेज थी और 0.25 जो है वो अच्छी है, ठीक है ना? यानी कि डॉलर जो है जो 90 रुपए का डॉलर था, 90 रुपए वाला डॉलर डैमेज था और 170 वाला डॉलर जो है लेकिन मुझे भी बात क्या पता, मैं आगे तनकीद ही करने वाली हूँ। मैं कहती हूँ कि ठीक है कि उनकी बातें बहुत अच्छी थी, ठीक है, दिल को लगती थी, जाहिर है तभी हम सब उठे और हम बिल्कुल वोट के। लेकिन मुझे ये था कि काफी सारी चीजें उन्होंने जब उन पर आई तो उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई नहीं की, ठीक है। दूसरी बात मुझे ये थी कि अगर वो इस टाइम फ्रेम में ये नहीं कर सकते थे तो उन्होंने क्लेम क्यों किया? उनको क्लेम नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये बहुत सारे नारे होते हैं। पिछले दिनों किसी के साथ बैठा हुआ था, हमारी ना ये गुफ्तगू हो रही थी सर, और इसी बारे में गुफ्तगू हो रही थी कि ये जो सुनहरे बाग, उन्होंने कहा जी एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि जब आप शादी किसी से करने जाते हैं ना, रिश्ते के लिए बात होती है, तो अगर आप 100 कमाते हैं आप 80 बताएं, ताकि बाद में अगर आप वहां तक पूरा नहीं पहुंच पाते तो अगला डिसअपॉइंट ना। हमारे वैसे पाकिस्तान में भी होता है, लोग 200 बताते हैं, लोग कहते हैं साढ़े मुंडे दी थे 2 लाख तनख्वाह, लाख तनख्वाह को। लेकिन मेरे पास मैं एक बड़ा प्यारा कमेंट करना चाह रहा हूँ। हमारे साथ जो हुआ है बीइंग पाकिस्तानी, और हमारे साथ कम हुआ है, सहर चावला साहबा जैसे लोगों के साथ ज्यादा हुआ है। तो अगर कभी किसी ने बस में सफर किया हो ना, यहाँ अपना कैमरामैन भी मौजूद हैं, यकीनन किया होगा, लाहौर से बाहर, तो वहाँ बस में एक मंजन बेचने वाला आता है, वो मंजन बेच जाता है और वो कहता है कि जनाब घर जाते ही दान सफ़ेद और लोहा तोड़ हो जाएंगे। उसके बाद वो बेचारे उसको ढूंढते रहते हैं, वो नौसरबाजी करके निकल जाता है। तो भाई पाकिस्तानी कौम को मंजन बेचा गया कि 90 दिन में सैलाब आ जाएगा पैसों का। मुराद सईद साहब जो $200 हमारे मुंह पे, जिन्होंने $200 मारने थे, उन्होंने सदकात फितरात और फितराना हमारे मुंह पे मार दिया। यही से हम ना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, जारी सारी रखेंगे। दिलचस्प बात हो रही है, ठीक है, तनकीद हो रही है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह हो रही है कि चीजें जो खराब है उन्हें ठीक भी करना है, लेकिन ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं और सहर चावला से मैं पूछने वाली हूं कि उनका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन सा है? कौन से हैं फेवरेट पॉलिटिशियन? इस वक्त तो कोई भी नहीं। क्यों? पहले खान साहब थे। पहले क्यों थे, अब क्यों नहीं है? देखें, अगर थोड़ी मायूस, I told you, मायूस तो है, लेकिन अभी भी हम ना जब लोगों से बात करते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि जी देखें खान साहब अभी भी हमें पसंद है। हाँ, उनकी टीम से इख्तलाफ है कि उनके पास काबीना नहीं है। छड़ दो किस्सा देखो, माननी गया। अच्छा चले, आप कह रहे हैं कि अभी इन पे रहने देते हैं कि आपको ही नहीं पसंद खान साहब? नहीं, आपको ही नहीं पसंद। खान साहब बुरे लगते हैं? नहीं, बुरे भी नहीं लगते, बस दिल दुख है, अच्छे भी नहीं लगते। नहीं खालिद साहब, ऐसा तो नहीं है कि सारे पॉलिटिशियन, इतने सारे पॉलिटिशियन है, कोई भी अच्छा नहीं है। ये एक बड़ी सीरियस बात है। हमारे सिस्टम ने पॉलिटिशियन में जो भी कह रहा है ना कि सियासतदान मजलूम है, पॉलिटिशियन को इतना गंदा बनाकर पेश किया है कि जैसे तमाम तर इख्तियारात का मरकज और मंबा पॉलिटिशियन ही होता है। यही तो लड़ाई है नवाज शरीफ की। वो यही तो कहते हैं कि भाई यहाँ तो सारे इख्तियार पॉलिटिशियन के पास हों,
तो फिर आप उसको गालियां भी दें, उसको जो मर्जी करें। जब आपके बहुत सारे इख्तियारात आपके पास होते ही नहीं है, मतलब अनान हुक्मरान कोई पॉलिटिशियन नहीं है ना, तो फिर उसको ही सारी चीज़ों का ब्लेम दे देना, तो वो उसमें हमारा अपना कसूर है। मैं बिल्कुल इसको मानता हूँ। हम पॉलिटिशियन ही एक दूसरे को इतना गंदा करते हैं कि वो सारा गंद एट द एंड जो है हम सबके चेहरों पे पड़ जाता है, और आवाम यही समझती है। इंडिया की फिल्में भी आप देख लें, अब तो चलो नहीं आ रही, उसमें भी दिखाते थे कि जनाब नेता साहब आए हैं और नेता साहब कभी बंदे मरवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अब हम तो भाई ऐसे नेता नहीं है, लेकिन वो जो एक इमेज डेवलप हो जाता है, जो परसेप्शन डेवलप हो जाता है, वो फिर मायूसियों की तरफ भी ले जाता है। अभी जब सैर जो बात कर रही है, लेकिन जब आपको किसी से बहुत उम्मीद हो जाए ना और वो आपको मायूस करे तो फिर आपको मायूसी भी ज्यादा होती है। तो डेफिनेटली जितने भी लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया था, उन्होंने कोई खान साहब की मोहब्बत में नहीं दिया था, उन्होंने उनके उन नारों पर दिया था कि कौन चाहता है कि मेरा मुल्क पाकिस्तान जो है उसके पासपोर्ट की रैंकिंग ना बढ़े। आप में से और हम में से कौन चाहता है कि पाकिस्तान के कर्जे ना खत्म हो जाए? आप में से हम में से कौन चाहता है कि हमारा मुल्क जो है बुलंदियों पे ना पहुंचे? तो जो भी ये बात करेगा कि मैं बुलंदियों पे पहुंचाऊंगा, मैं पासपोर्ट की रैंकिंग बढ़ाऊंगा, मैं निज़ाम को बदलूंगा, तो डेफिनेटली लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब वो उसकी बदकिस्मती है कि अगर उसने कौम को चक्कर दिया था और वो उसने वो झूठ बोले थे। ये ऐसा तो नहीं, आप जितने टीवी टॉक शो निकाले हैं, मैंने झूठ नहीं बोले थे, मुझे उस वक्त पता नहीं था कि हुकूमत के खजाने में क्या पड़ा है। अभी अगर पता नहीं था तो भाई फिर लोगों पे तनकीद ना करते हैं ना। अगर आपको पता नहीं था कि ये किस भाव बिकती है, यानी अगर उस वक्त पेट्रोल की जो प्राइस थी या चीनी की जो प्राइस थी उस पर तनकीद नहीं करनी। अगर आपने IMF के दबाव में सिर्फ बिजली के रेट्स ही बढ़ाने थे तो फिर उस वक्त के बढ़ते रेट्स पर बिल ना जलाते। अगर आपने पेट्रोल लेवीज को खत्म नहीं करना था और उसको रेवेन्यू का हिस्सा बनाते रखना था तो असद उमर साहब जैसा अरस्तू 40 रुपए लीटर पेट्रोल की बात ना करता। बहुत शोज में बातें करते रहेंगे, बात हो रही है, लेकिन बहुत साफ आजकल टीवी स्क्रीन से बड़ी नजर आती है आजकल। कुछ यहीं से मुझे PTI पे तरस आता है कि इतने अच्छे लोग वो PTI में मौजूद थे जिन्होंने 22 साल, उमर सफा सीमा जैसे, हामिद खान जैसे, जिन्होंने PTI का साथ 22 साल दिया, वो मुझे बेचारे कहीं नजर नहीं आते। मुझे क्या नजर आता है, फवाद चौधरी साहब जो मुशर्रफ के साथ भी थे, जो जरदारी के साथ भी इस तरह नजर आते थे, जो इमरान खान साहब के साथ भी इस तरह नजर आते हैं, ये फिरदौस हाजी खान साहबा जो मुशर्रफ के साथ भी ऐसे नजर आती थी, जो खान साहब के साथ। अच्छा, ये इलेक्शंस के बाद क्या हुआ? देखें, एक तो हुआ ना कि इक़्तिदार में आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपके पास अपने लोग भी थे मिनिस्टर्स बनाने के लिए, लेकिन मिनिस्टर से ज्यादा रिलाय हमारा इस वक्त मुल्क का मुशीरों पे है, मुशीरान पे। अच्छा, मैं आपको मेरे पास इसका और ये मुशीरान आए भी कहीं से। मेरा सोचने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है इस मामले में। ठीक है, मैं बड़े अदब से इसको, अगर किसी को बुरी लगी मैं एडवांस माजरत चाहता हूं। जिस मकान की ईंट झूठ और बदनीयती पर रखी जाएगी वो मकान कभी तामीर नहीं होगा। आपने देखें, नवाज शरीफ साहब को मैं नहीं कहता तो फरिश्ते हैं, बेशुमार गलतियां होंगी उनका, मेरे मन भी है, उनमें भी होंगी, लेकिन नवाज शरीफ पर वो इल्जाम भी लगाए गए जो उसके अंदर नहीं थे। आपने जिस तरह से पिछले 8 सालों में चोर 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 करके जो झूठ बोले, मुझे बताएं कि जो शख्स जब कॉलेज गया तो वो रोल्स रॉयस में कॉलेज गया, तो क्या वो किसी गरीब का बच्चा था जो फर्स्ट ईयर में गया तो रोल्स रॉयस में गया? जिसकी इंडस्ट्री इत्तेफाक इंडस्ट्री 1970 में पाकिस्तान की टॉप इंडस्ट्री थी, बिजनेस फैमिली थी, उनको ये कहना, लेकिन वो बात देखिए हमारे रिकॉर्ड में है ना कि लंदन में क्या पाकिस्तान एक फिक्रा अली और कहना चाहूंगा, एक फिक्रा कि जब शौकत खानम बना, हम सबका अस्पताल है ना, बिल्कुल वो वीडियोस मौजूद है जो शुक्रिया अदा मेरे मां ने अपना जेवर दिया हुआ है, हम बच्चे थे, हमने चंदा इकट्ठा किया हुआ है, 50 करोड़ रुपया जिस शख्स ने शौकत खानम के बनते वक्त 1985 में दिया होगा, तो आपका मतलब है कि कोई गरीब बंदा होगा? आप उनको कहें कि जनाब इनके बच्चों के पास पैसा कहां से आ गया, ये चोर है। और इसमें मैं आपको हकीकत कह रहा हूं, उन्होंने आधी कौम को ये बिल्कुल यकीन दिला दिया कि नवाज शरीफ जो है और वो उसमें कुछ गलतियां शायद अपनी भी है सर, उसको मानना पड़ेगा। देखें जैसे टीवी पे आपके आप बयानात दिए ना कि लंदन में तो क्या पाकिस्तान प्रॉपर्टी बाद में निकले, मैं तो ऑलरेडी ये बात कर रहा हूं कि हमारी इसमें गलतियां शामिल हैं और हम जरूरत से ज्यादा अच्छे बने। हमें जरूरत ही नहीं थी साकिब निसार को लिख के देते कि जाओ पनामा स्कैंडल की तहकीकात कर लो। आज के हुक्मरान कहाँ लिख के दे रहे हैं? आप बताएं ना, जो हर जाना दावा किया हुआ खान साहब उसमें गायब हो जाते हैं, फॉरेन फंडिंग केस में वो स्टे ले लेते हैं, तो हम भी इन जैसे वाले सर हम इस तरफ वापस आते हैं। सियासी बातें तो जाहिर है जारी रहती हैं। सर अब आप क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं माशाल्लाह से, हमें ये बताएं, बड़ी ईद तो है नहीं, छोटी ईद है, लेकिन छोटी ईद में भी कोशिश होती है कोई अच्छी अच्छी डिशेस बनाएं। वो अलग बात है कि मुर्गी का गोश्त 500 रुपए किलो हो गया है, लेकिन बात ये चीज निकल आती है, तो पूरे रमजान में लोग परेशान। आपको वो भी कोई घबराना नहीं है, आपने भी नहीं घबराना, लेकिन आप ये बताएं, अवाम ने भी नहीं घबराना कि क्या मुनासिब रहता है खाने बनने चाहिए, ना कह दीजिएगा कि गोश्त ही ना हेल्दी भी रहे और क्या खाएं।
अच्छा, ये ना मुझसे ऑलमोस्ट हर चैनल ने बुला के पूछा कि ईद के दिन क्या खाएं। मैंने कहा आप लोग ना लोगों को मेरे वो करेंगे, ये कहेगी कि ईद के दिन भी आप डिटॉक्स जूस पिए, ईद के दिन भी आप खाली फ्रूट खाएं। तो मुझसे नहीं ये कहा जाता। आइडियली तो हमें मीठा नहीं खाना चाहिए और बहुत जंक नहीं खाना चाहिए। आइडियली तो हमेशा ऐसे रहना चाहिए। आई बिलीव एग्जैक्टली, आई बिलीव कि ईद के दिन आपको ईद एंजॉय करनी चाहिए, थोड़ा एतदाल में रह के। ठीक है, ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप मीठा भी खाएं। हमारी एक बड़ी खूबसूरत ट्रेडिशन है, हमने शीर खोरमा बनाना होता है, वो भी खाएं। और घर में जो अच्छे पकवान, क्योंकि ऑलरेडी अभी इतना ज्यादा डिप्रेशन है कि अगर मैं मॉरली ये मैसेज नहीं देना चाह रही कि ईद के दिन अब लोग डाइटिंग भी करें, या फिर ईद के दिन भी वो एटलीस्ट खाने से नहीं, हम भी बिल्कुल ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं आप घर में ईद बनाएं तो घर में आप अच्छी सी ईद बनाएं। स्पेशल पकवान कुछ ईद पे बनवाते हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप उनकी फीस ना मारें। मशवरा लेना, वो इनका नंबर स्क्रीन पे चलाए और उनसे फीस दे के मशवरा ले। पहली बात नहीं, ईद वाले दिन ही मशवरा पता नहीं लेना ले इसलिए आ जाएंगे। लेकिन मैं इस चीज़ का इज़हार करना चाहूँगा कि मैं जब हेल्थ मिनिस्टर बना तो उस वक्त मैंने न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं उनके बारे में एक तहकीक की। मुझे खुद उसका आइडिया नहीं था कि ये कितने ज़रूरी हैं अब आपकी लाइफ में। एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से जब आप मशवरा लेते हैं और उसके मुताबिक अपनी डाइट प्लान करते हैं तो आपकी ज़िंदगी शायद 4 साल बढ़ जाती है। बिल्कुल, ये मैं बड़ी हकीकत बात कर रहा हूँ। तो मेरी उन तमाम हज़रात से जो न्यूट्रिशनिस्ट अफोर्ड कर सकते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़रूर किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा लें, शहर से लें तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस वक्त पास बैठे प्रमोशन कर रही जो ईद की आपने बात की, जो ईद पे आपने बात की, डेफिनेटली हमारी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि ईद पर मीठा खाना। तो ज़रूर अपनी ईद का जो आगाज़ है, पहले मेरी वालदा को अल्लाह ज़िंदगी दे, वो सवैयाँ बनाती थीं तो हम नमाज़ पढ़ने जाने से पहले वो सवैयाँ खा के जाया करते थे। अब वो डिपार्टमेंट बेगम ने संभाल लिया है तो वो बनाती हैं, वो अब हम नमाज पढ़ के आगे खाते हैं। क्योंकि होता ही है कि जब सुबह ईद पे बड़ी जल्दी उठना पड़ जाता है, आपको आदत डेवलप हुई होती है पूरे रमज़ान आपने फजर के टाइम सोना है और आराम से उठना है। तो जब ईद का दिन आता है तो अक्सर अल्लाह माफ करे फजर कज़ा हो जाती है अक्सर। अच्छा, कोशिश होती है ना हो, लेकिन अक्सर हो जाती है। तो जब फजर कज़ा हो जाती है तो आप लेट उठते हैं तो भागम भाग आप मस्जिद की तरफ जाते हैं कि जनाब मस्जिद में पहुंच जाएं, तो सवैयाँ ज़रा लेट हो जाती हैं। तो मेरी ये सबसे ये दरख्वास्त है कि चूंकि ये ईद थोड़ी डिफरेंट है, इस ईद पर आप उस तरह से खुशियाँ ना बांट सकेंगे ना समेट सकेंगे, तो आप छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ लें भी और खुशियाँ दें भी। तो अपने घर में अपने बुज़ुर्गों, अपनी फैमिली मेम्बर्स के हाथ का बना हुआ मीठा ज़रूर खाएं, चाहे थोड़ा सा खाएं, और उस मीठे को बांटने की कोशिश करें। चीज़ें लोगों के घरों में, हमसायों के घरों में भेजने पे पाबंदी नहीं है, उस पर कोरोना नहीं होता। अगर जो है तमाम SOP इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को खाना बांटें, जिसके घर में जो बना वो हमसाये को भी भेजे, तो ये एक थोड़ी सी फेस्टिविटी हो जाएगी। और जो सबसे बड़ा हमेशा का पैगाम है कि इस कोरोना ने हमें ये सबक दिया है कि अल्लाह ताला ये कहता था कि मौत का वक्त कभी भी आ सकता है, लेकिन जब हम आंखों से देखते हैं तो हम यकीन करते हैं कि इसने हमें बता दिया कि ज़िंदगी का कोई पता और भरोसा नहीं है। तो हमें अपने एक्स्ट्रा वसाइल जो हमारे पास हैं, जिसके किसी के पास अगर 200 ड्रेस है उसने 200 तो नहीं पहने, तो उसमें से 10-20 ड्रेस जो है वो गिफ्ट कर दे। वो हमें बांटना सीखना होगा। हम जब बांटना सीखेंगे, एक दूसरे को खुशियां बांटना सीखेंगे, तो हमारी अपनी लाइफ में भी आसान। बहुत जबरदस्त मैसेज दिया ख्वाजा साहब ने, और इसी नोट पे हमें आपसे इजाजत भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपका भी एक बार फिर से ईद मुबारक। सहर चावला आपका भी बहुत। अगर आपको मेरी वजह से पैमरा का नोटिस आए तो मैं हमने ईद का मौका, पैमरा का कोई नोटिस नहीं आएगा। और उन्होंने आप ही बात की ना जी, वो आपके लिए थी, जो इतने आप रोज नए नए कपड़े पहनती ना, माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत लगती है जिन कपड़ों में, तो ये खूबसूरती बांटने नहीं जी, हम दिल खोल के इंशाल्लाह। ख्वाजा साहब आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया, मैं पहले भी कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन जरूर मैं इस पर अमल करूंगी, क्योंकि जब हम बाकी लोगों को कहते हैं तो हम खुद से अगर स्टार्ट करें तो आपको एक अंदर से सुकून मिलता है कि आप भी कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, नए मेहमानों के साथ एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। आपने कहीं नहीं जाना, सिटी 42 के साथ ही रहना है। ईद मुबारक।